Kenapa tak tidur lagi? Ha? बात सन 1987 की है। सर्दियां खत्म होने को आई थी और गर्मियों की शुरुआत के दिन थे। और वैसे भी हम हिंदुस्तानी लोग मानते हैं कि 14 जनवरी के बाद दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और तब से ही हम लोग गर्मियों का स्वागत करने में लग जाते हैं। खैर, ये वो समय था जब मैं जवान था और गाड़ी चलाने का बहुत जोश हुआ करता था, क्योंकि अभी मैं नया नया सीखा था। पेशे से मैं एक व्यापारी के पास 407 चलाया करता था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 407 एक छोटा सा ट्रक होता है जिसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी होती है और मुझे उसे चलाने में उस समय जो मज़ा आया करता था वो शायद आज कार चलाने में भी नहीं आता है। आप सभी मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरी के दर्शकों को बता दूं कि यह कहानी हमें भेजी है धनंजय जी ने और वो रहने वाले हैं राजस्थान के बांसवाड़ा के और उनका नाम है धनंजय। और पूरा नाम यूँ कहूँ तो नाम है पूरा धनंजय चौहान और यह कहानी भी हमें धनंजय जी ने ही भेजी है। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से धनंजय जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस घटना को हम लोगों के साथ साझा किया। धनंजय लिखते हैं कि एक दिन सुबह सुबह की बात है, हमारे ट्रांसपोर्ट के मालिक मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि धनंजय आपको अलवर जाना पड़ेगा। वैसे भी यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसमें एक नई बात यह थी कि बांसवाड़ा से अलवर की दूरी लगभग 700 या 800 किलोमीटर जैसी आती है और पहली बार मैं इतनी दूर गाड़ी लेकर जा रहा था। मन में खुशी भी थी कि पहली बार ज़िंदगी में पहली बार इतनी दूर गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आपके साथ में एक क्लीनर भी दूंगा ताकि रास्ते में आपका एक सपोर्टिंग पर्सन भी रहेगा। मैं मन ही मन खुश हो गया। मैंने अपने मालिक को कहा कि ठीक है, आप जब कहें जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे ट्रक मालिक ने मुझसे कहा कि यह सामान जो थोड़ा अर्जेंट है, आप हो सके तो रास्ते में कहीं रुकिएगा मत, क्योंकि सामान का पहुँचना, टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मालिक को आश्वासन दिलाया कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कहीं रुकूंगा नहीं और यह सब सामान समय पर अलवर पहुंचा दूंगा। और आखिरकार सभी तैयारी के बाद मैंने खलासी के साथ लगभग दिन के 11 बजे बांसवाड़ा से अलवर के लिए निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी सुहावना था और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी फरवरी के बीच का जो मौसम होता है वह कितना सुहावना होता है। और मेरी यह पूरी कोशिश थी कि मैं इस अपने सामान को टाइम पर पहुंचा दूं। धनंजय आगे लिखते हैं कि मैं अपने ट्रक को काफ़ी स्पीड में भी चला रहा था, लेकिन उस समय रास्तों की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन यह वह समय था जब सड़कों पर इतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था। हमने बीच में एक बार गाड़ी में डीजल डलवाया और फिर निकल पड़े तेज़ी से अपने मुकाम पर। यह वह समय था जब सड़कों पर इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी और लोग ट्रकों को देखने भी खड़े हो जाया करते थे। और मेरा 407 तो अभी नया था। खैर, बातों में सफ़र का पता नहीं चला और लगभग रात के 11:30 या 11:45 हो रहे होंगे। हम लोग जयपुर से लगभग 37 किलोमीटर दूर रहे होंगे। यह अंदाज़ा मुझे सड़क के किनारे पर जो पीला पत्थर गड़ा होता है उसको देखकर आया। उस पर लिखा हुआ था जयपुर 40 किलोमीटर। उस बोर्ड को पढ़ने के बाद हम लगभग थोड़ी दूर ही चले होंगे। मेरा अनुमान या मुझे ऐसा लगा कि हम 3 या 4 किलोमीटर ही बस चले हैं और थोड़ा बहुत अब जंगल भी चालू हो गया था और यहाँ काफ़ी एकांत सा महसूस हो रहा था। खैर, हम 2 लोग थे तो डरने जैसा कुछ भी नहीं था। और थोड़ी दूर जाने के बाद ही गाड़ी थोड़ा धक्का दे देकर चलने लगी, जबकि मैंने अभी लगभग 80 किलोमीटर दूर पहले ही डीजल डलवाया था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने गाड़ी सड़क की साइड में पार्क किया और अपने हेल्पर को समझाया कि मैं जैसा बोलूँ उस हिसाब से तुम मेरी हेल्प करना, मेरी मदद करना। धनंजय आगे लिखते हैं कि मैंने अपने ट्रक से टॉर्च लिया और ट्रक के नीचे उतर गया। ट्रक के नीचे उतरने के बाद मैंने ट्रक का मुआयना किया और देखा कहीं ट्रक के टायरों में तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं थी या फिर एक्सल शाफ्ट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सभी कुछ ठीक था। उसके बाद मैंने टार्च लेकर ट्रक के बोनट को खोला और रेडिएटर में पानी का लेवल चेक किया। पानी का लेवल भी ठीक था। उसके बाद मुझसे जो बन पड़ता वह सभी चीज़ें चेक की, लेकिन मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। उसके बाद मैंने अपने हेल्पर को बोला कि सेल्फ मार के देखो, शायद स्टार्ट हो जाए। लेकिन 3-4 बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक था कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। यही सब करते करते हम लोगों का आधा पौन घंटा चला गया, आधा पौन घंटा जैसा लग गया। उसके बाद धनंजय आगे लिखते हैं कि और थोड़ी देर बाद ही मेरा हेल्पर भी गाड़ी से नीचे उतर आया। तो मैंने उसके चेहरे को देखा, मुझे महसूस हुआ कि उसका भूख के मारे बुरा हाल था। भूख तो मुझे भी लगी थी, लेकिन हम लोगों का इरादा था कि हम जैसे ही जयपुर पहुंचेंगे किसी ढाबे में खाना खा लेंगे, और ढाबे में खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बैठने के बाद अलवर के लिए निकल चलेंगे। क्योंकि हमें रास्ते में बताया गया था कि जयपुर से अलवर की दूरी 4 या 4.5 घंटे की है। तो हमारा अनुमान था कि सुबह के 4-5 बजे तक हम लोग अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे और सुबह होते होते हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी और हम लोग थोड़ा आराम करने के बाद वापस बांसवाड़ा की तरफ चल देंगे। लेकिन ट्रक के बंद होने से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सभी प्लान पर पानी फिर गया है। और मुझे मालिक ने भी कहा था कि जितना हो सके आप कोशिश करना कि हम माल को आप समय पर पहुंचा सकें। धनंजय आगे लिखते हैं कि रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियां आ भी रही थी और जा भी रही थी। हमने रात में मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हम लोगों की मदद के लिए नहीं रुका। मुझे समझ में नहीं आया कि कोई क्यों नहीं रुक रहा है, या हो सकता है कि जंगल का वास था इसलिए कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। और सचमुच में मुझे थोड़ा सा वीराना ही लग रहा था, लेकिन मैं अपने खलासी के सामने थोड़ा सा हिम्मत वाला बन रहा था कि कहीं मेरे डरने से उसकी हिम्मत ना टूट जाए। मैं थोड़ी देर तक आने जाने वाली गाड़ियों से मदद मांगने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तो मैंने मन बना लिया कि सामने कहीं पैदल चलकर ही जाता हूँ और कहीं से मदद ले आता हूँ। मैंने अपने हेल्पर को कहा कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं कहीं से मदद का जुगाड़ करता हूँ या किसी ढाबे से कुछ मदद ले आता हूँ। अगर संभव हो सकेगा तो हम अपनी गाड़ी को टो करके किसी ढाबे पर ले चलेंगे, गैरेज पर ले चलेंगे। मेरा इतना कहना था कि मेरे हेल्पर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद सा पड़ गया। वह मालूम नहीं क्यों डर रहा था। मैंने उसको हौसला बढ़ाया कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वह शायद मेरी बात से सहमत नहीं था। लेकिन जब मैंने उस पर दबाव डालकर बात कही कि तुमको यहीं रुकना पड़ेगा, तब जाकर वह मेरी बात माना। लेकिन उसे शर्त लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रक के केबिन के अंदर ही रहेगा और केबिन के नीचे नहीं उतरेगा। मैंने कहा ठीक है, और बड़ी टार्च अपने साथ लेकर पेंसिल टार्च उसके हाथ में थमा दिया और कहा मैं अभी मदद लेकर लौटता हूँ और उसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे। और मैं हाथ में टार्च लेकर पैदल ही सड़क पर सामने की बाजू चल दिया। मुझे मालूम नहीं अभी मैं कितना चला होऊंगा या कितना टाइम बीता होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन मैं 4-5 किलोमीटर चल चुका था। मैंने देखा पक्की सड़क के बाजू से एक कच्चा रास्ता जा रहा है। उस रास्ते के मोड़ पर मुझे कच्चा मकान दिखाई दिया। मकान क्या था, लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी झोपड़ी है और इस समय अंतराल में घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। फिर तो यह ठहरा जंगल। कहीं कोई इस बेयाबान जंगल में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। बीच बीच में मुझे भेड़ियों के रोने की आवाज़ें, कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे भी अब काफ़ी डर लगने लगा था। शायद इसलिए उस घर में रहने वालों ने वहाँ बाहर उन्होंने एक धीमा सा लालटेन जलाकर छोड़ा था, ताकि रात में किसी आने जाने वालों को उसका सहारा हो। और कभी मुझे लगता ये लालटेन है या कुछ और, कभी लगता मेरे मन का वहम है। मैं जब वो प्रकाश को गौर से देखा तो मुझे लगा शायद उस घर के बरामदे में कुछ फटे हुए ट्यूब पड़े हुए हैं, और इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद यह किसी मिस्त्री या किसी गैरेज वाले का मकान है।
ये मेरा अंदाज़ा था। और जब मैंने और गौर से देखा तो पाया कि उस झोपड़ी के बाजू में एक छोटा सा गड्ढा है और उसी गड्ढे में पानी जमा हो गया और पानी से चंद्रमा का उजाला रिफ्लेक्ट होकर लाइट का एहसास करा रहा है। मेरा अंदाज़ा है रात का 1 बज चुका था और अब रोड का पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, या यूं कहूँ तो पूरी तरह बंद हो चुका था। मैंने आजू बाजू देखा लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा मैं इसी घर से कुछ मदद मांग लेता हूँ, मदद मांगता हूँ।